हेलो सीए स्टूडेंट्स। आप जब भी हमें देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से हम आपके साथ लेक्चर नहीं ले पाए, रिवीजन क्लास नहीं ले पाए। आज वापस से आ गए हैं आपके साथ और एग्ज़ाम तक यानी 19 सितंबर तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो दोस्त, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जरा हम वापस से जाते हैं अपने उन कॉन्सेप्ट की तरफ जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बेसिकली आपको ये बात पता है कि आप ये ऑडिट चैप्टर कर रहे हो, जहां पर हम ऑडिट करना सीखते हैं। और ऑडिट करते टाइम सबसे पहले जब आप कोई भी काम करते हो तो आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। और इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। स्टार्टिंग में ऑडिट क्या है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, वो सारे काम जो आपने जाने सीखे, लिमिटेशंस वगैरह क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, वो सारे ऐसे 200 के सीरीज के पार्ट हुआ करते थे। मतलब आप ऑडिट करने चले तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है। वहाँ पर ऐसे 200 आपके सामने आता है और कहता है हेलो, आप ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो आप बहुत सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। आपने कहा हो गया सर, 200, 210, 220, 230 ऐसे एसेस हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो अब आप कहते हो कि अब ऑडिट करना है तो चलो प्लानिंग करते हैं। वहां पर आपका एक फेज स्टार्ट होता है जिसे आप बोलते हो प्लानिंग फेज। वहां पर आपको ऐसे 300 की सीरीज आपको करनी होती। जनरली सीरीज में ऐसे 300 ही है, 320 ऐसे करके कुछ सीरीज, कुछ एसेस हैं जो आप करते हो। जब आप प्लान वगैरह कर लेते हो ना, प्रोग्रामिंग वगैरह कर लेते हो ना, अब आप एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करते हो अपने उस प्लान को। और जब आप प्लान एग्जीक्यूट करते हो तो वहां पर आपको एसेस स्टार्ट हो जाते हैं 400, 500, 600। सर केवल 500 नहीं, 500 में और भी हैं, 501, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, समझ रहे हैं, 580, ऐसे बहुत सारे एसेस जो 400, 500 और 600 की सीरीज में आते हैं। वो सारे आप एग्जीक्यूशन फेज में करते हो ऑडिट को। जब आपको ऑडिट करना होता है तो उनके लिए वो गाइडलाइन देते हैं। और जब आप प्रॉपरली ऑडिट परफॉर्म कर लेते हो, एविडेंस ऑब्टेन कर लेते हो, तब आपके मन में आता है चलो सर अब करते हैं रिपोर्टिंग। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था ऑडिट का, ऐसे 200 में उसके बारे में बताया गया था। तो सर ऐसे 200 में क्या बताया गया था? ऐसे 200 में आपको बताया गया था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। क्या ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का होगा? टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस एंड रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर एसेस एंड ऑडिटर्स फाइंडिंग। तो रिपोर्ट करना है और कम्युनिकेट करना है। तो वही जो रिपोर्टिंग है ना, वो आपका लास्ट स्टेज होता है। और ये एसएस 700 की सीरीज यानी चैप्टर नंबर 8 आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाना सिखाएगा। आपने ओरली थोड़ी ना कम्युनिकेट करना है, आपको लिख कर देना है ना। तो क्या फॉर्मेट होंगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सब कुछ चैप्टर नंबर 8 में हम सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट। देखिए दोस्त, एक चीज और हम चलते चलते स्टार्ट करने से पहले आपको बताएं कि आपने हमारी नोट्स को प्रिंट किया होगा ऐसे। और ये जब आपने इस नोट्स को प्रिंट किया तो इसमें बहुत सारे पेजेस में कुछ ना कुछ प्लेस आपके पास बच जाते हैं। और ये सारे पेजेस का इस्तेमाल आप तब करोगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी ऐसे कि यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत है। तो एक बात तो है कि यह फर्स्ट स्टेज है हमारा। पहली बार हम लगभग 30 से 35 दिन हो गए हम आपके साथ रिवीजन करते हुए और टेस्ट वगैरह लेते हुए। तो जो नोट्स है ना, वो बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज आपके 1.5 डे में रिवीजन के लिए, एग्जाम के ठीक एक दिन पहले आपको प्रॉपरली रिवाइज करने के लिए हमने डिजाइन किया है। हो सकता है कुछ कमियां आ जाएं, गलत कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टडी मटेरियल के छूट जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट चीजें छूटेंगी। अगर कुछ छूटा हुआ है तो एक रीजन है, या तो वो कम इंपॉर्टेंट है, आप उस 2 दिन में आपको उसको रिवाइज करना जरूरी नहीं है। और या फिर ये हो सकता है कि उसका ऑर्डर चेंज है, जो चैप्टर 8 में कुछ चीजें नहीं आएंगी अभी, वो किसी और चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। जैसे
चैप्टर नंबर 11 के कुछ चीजें चैप्टर नंबर हम 7 में करते हैं या 7 के 4 में करते हैं। तो इस वजह से भी नोट्स थोड़ा सा आपको डिक्टो 100% हो सकता है स्टडी मैट को ना फॉलो करे, लेकिन सब कुछ वही रहेगा, कंटेंट केवल कुछ चैप्टर से इधर से उधर हो सकते हैं। तो आप उसको लेकर परेशान ना होइए, मैं आपके साथ बना हूं। कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में हमें पहले 700 करना है, ऐसे 700, ऐसे 701, 705, 706 और एक और लास्ट ऐसे है 710। इस चैप्टर में आज के सेशन में हम 4 एसेस आपके साथ करने वाले हैं। 710 को हम स्किप करना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है और यह इतना इंपॉर्टेंट इस बार मेरी नज़र में नहीं है। और अगर जरूरी भी है तो अलग से आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, हम अलग से बचे हुए एसेस को आपके सामने रिवाइज करा देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसेस 700। एसेस 700 हमें क्या बताता है? एसेस 700 हमें कहता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ओपिनियन फॉर्म करना है और रिपोर्ट देना है। तो सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस एसे में हम यहां पर आपके साथ कुछ बातें पढ़ेंगे, जैसे आपको पढ़ना है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का एज पर एसे 700। फिर आप पढ़ोगे ओपिनियन कितने टाइप के होते हैं और कैसे फॉर्म किए जाते हैं। फिर आप ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ोगे कि ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। 10 से 15 मिनट मेरे साथ बनिए, ये ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है? टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इवेल्यूशन ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। सबसे पहले आपको मिला होगा ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस जो आपको मिला उससे कोई ना कोई कंक्लूजन तक आप पहुंचे होंगे। उस कंक्लूजन पे जो इवेल्यूशन आपने किया, ठीक है, उसी के बेसिस पर आप अपना ओपिनियन देते हो। यानी आपका ऑब्जेक्टिव है क्या? टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन इवेल्यूशंस ऑफ कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्रेस क्लियरली द ओपिनियन थ्रू रिटन रिपोर्ट। मतलब दोस्त आपका काम है ओपिनियन देना और वो ओपिनियन आपको रिटन रिपोर्ट से देना है, आपको रिटन फॉर्म में देना है। ठीक है दोस्त, अब आते हैं ओपिनियन कितने टाइप के। देखो आपको 2 तरीके के ओपिनियन होते हैं, एक अनमोडिफाइड ओपिनियन और एक मॉडिफाइड ओपिनियन। फिर से क्लियर कर दूं, अनमोडिफाइड, मॉडिफाइड। ठीक है, अब ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन होता है कब, क्यों, कैसे, समझने की कोशिश करिए। मॉडिफाइड ओपिनियन अगर हम देंगे तो जब ऑडिटर को ये लगता है, ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन मटेरियल रिस्पेक्ट, यानी सब कुछ अच्छा है, कुछ गंदा नहीं है, मटेरियल रिस्पेक्ट में है, और इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब फटाफट से देखो आप एज एन एडिटर कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में है, सारे मटेरियल चीज़ों को डिस्क्लोज भी किया गया हो और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हो। सर ये फ्रेमवर्क क्या हो सकते हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं? तो आपको पहले से भी पता है, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, दूसरा होता है एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क, दूसरा प्रेजेंटेशन। जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात आएगी तो वहां को मैंडेटरी होता है उसे फॉलो करना, लेकिन जब बात प्रेजेंटेशन की होती तो वहां पर एक फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, कि ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए हमें उस फ्रेमवर्क को फॉलो करना होता है जब ऐसा जरूरी हो। तो कुल मिला के एक बात समझ गए कि अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ बुरा नहीं है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हैं और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं। तो वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दोगे आप। अनमोडिफाइड मतलब सब अच्छा
और मॉडिफाइड ओपिनियन कब दोगे? जब ऑडिटर ये कंक्लूड करेगा, जब आप ये कंक्लूड करोगे एज एन ऑडिटर। और कंक्लूड कैसे करोगे? बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस, बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। जो एविडेंस आपको मिलेगा उसके बेसिस पर आप कंक्लूड करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है ही नहीं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं, एरर है, फ्रॉड है, और वो जो मटेरियल है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब तो हम ऑलरेडी किसी और चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आया कि एविडेंस मिला और आप कंक्लूड करते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कौन सा ओपिनियन दोगे? मॉडिफाइड। ओके। दूसरा ये हो सकता है कि आपको एविडेंस मिला तो था पहला, और उस एविडेंस में आपने कंक्लूजन निकाला कि ऑडिट एविडेंस जो मिला है उसके हिसाब से फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, आपको एविडेंस ही नहीं मिला, अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यानी आप कंक्लूड ही नहीं कर पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। आपको कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने तो एविडेंस ही नहीं पाया। जब आपको एविडेंस ना मिल पाए या एविडेंस मिले पर यह मिल जाए कि सब कुछ गंदा गंदा है, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, तो आप ऐसे केस में दोगे मॉडिफाइड ओपिनियन। और मॉडिफाइड ओपिनियन आप पढ़ोगे एसए 705 में। मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसए 705। इतनी बात आपको समझ में आई? मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 8 से लेकर 12 तक के मार्क्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं वापस से एक बार करूं, एसए 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ऑडिटर का, ओपिनियन कैसे फॉर्म करेंगे 2 टाइप के वो पढ़ना है, और ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव में हमने आपसे बताया कि आप यानी ऑडिटर टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इवैल्यूएशंस ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड एक्सप्रेस द क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू द रिटन रिपोर्ट। आपको रिटन रिपोर्ट में ओपिनियन देना है। ओपिनियन के फॉर्म क्या हो सकते हैं? एक अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हो। मॉडिफाइड का मतलब सब गंदा गंदा, या तो एक आपको एविडेंस मिला और आपने ये पाया कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तब मॉडिफाइड दोगे। या फिर ये भी होगा कि आपको एविडेंस ही नहीं मिला सफिशिएंट, यानी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको नहीं मिला टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ऐसे केस में मॉडिफाई करोगे ओपिनियन अकॉर्डेंस विद एसए 705, जो आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की। मैं चाहता तो यहां पर आपको ऑडिट रिपोर्ट ला करके दिखा सकता था, पर अभी मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, टाइम बचाना है, एग्जाम करीब है। इसके बाद आपको जब जनवरी अटेम्प्ट के लिए मिलेगा तो वहां पर सब कुछ रेगुलर बहुत अच्छे से लेक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट की बात अगर हम करें तो हमें ऑडिट रिपोर्ट में एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या बातें आप शामिल करोगे फटाफट से बताते हैं। सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट का पहला एलिमेंट होगा आपका टाइटल। टाइटल में क्या करोगे आप? टाइटल में जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो सबसे पहले ऊपर लिखा होगा टाइटल, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या लिखा होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट आप जानते हो, इंडिपेंडेंट का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, और ये अभी इसे और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 या 7 में। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट ये होगा टाइटल। दूसरा एलिमेंट होगा एड्रेसी। एड्रेसी में आप ये करते हो ये बात कि आप किसको वो एड्रेस कर रहे हो, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, या जो भी लिखा हो। ठीक है, तो ये एड्रेसी में ये बात मेंशन करते हो। पहले ऊपर कुछ लिखा होगा, नीचे लिखा होगा टू मेंबर्स। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे तो टू प्रिंसिपल, क्योंकि उनको एड्रेस करते थे।
वैसे ही आप मेंबर्स को एड्रेस करते हो तो आप एड्रेसी में उसका नाम लिख देते हो। ठीक है, यानी आप पहला एलिमेंट होगा टाइटल, दूसरा होगा एड्रेसी, और तीसरा पॉइंट अब आप हेडिंग बनाकर लिखते हो उसमें ऑडिटर्स ओपिनियन। जानकारी के लिए आपको बताऊं कि ऑडिटर्स ओपिनियन यहां पर 2 पैराग्राफ में लिखे होते हैं। 2 पैराग्राफ में हमने यहां पर आपको पैरा 1 पैरा 2 करके लिख करके दिया है। क्या क्या पॉइंट होते हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपको बताएं हाँ, कि जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें जो ओपिनियन आप लिखते हो, क्योंकि आप अपना ओपिनियन लिखते हो, तो उसमें आपको 5 बातें लिखनी जरूरी है। पहला, उस एंटिटी का नाम जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ऑडिट करने जा रहे हो, एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। और दूसरा, ये बात आपको मेंशन करनी है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुका है, ऑडिटेड, यानी वर्ड डालना है आपको, ये स्टेट करना है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, ऑडिट हो चुका है एंटिटी का नाम, और ये बताओ कि ये ऑडिटेड है। और तीसरा, टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, वो सारे स्टेटमेंट का टाइटल आप लिखिए, जो जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा। और चौथा पॉइंट आपका होगा, आप उन नोट्स को रिफर करिए या फिर समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को रिफर करिए। बताइए कि कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया है, कौन से नोट्स हैं, उन सब को आप यहां पर रेफर करिए, वहां पर आप लिख करके दिखाइए। और 5वां बात होगा कि आपको डेट मेंशन करना जरूरी है, या फिर वो पीरियड, जो पीरियड कवर हुआ है उसमें बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा किस पीरियड से किस पीरियड तक, तो वो पीरियड या डेट आप लिखिए। इस तरीके से 5 बातें लिखने, एक बार रिकॉल करता हूं। पहले पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, एंटिटी का नाम, फिर क्या लिखोगे कि आपने ऑडिट किया है, स्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, एंड देन टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट लिख दीजिए। चौथे में आप क्या लिखोगे, उस नोट्स को रिफर करिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज को रिफर करिए, और या डेट डाल दीजिए लास्ट में। ये आपके 5 पॉइंट होंगे जो ओपिनियन पैराग्राफ में लिखने जरूरी होते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ ओपिनियन पैराग्राफ में कौन से वो 5 एलिमेंट होंगे। सर अगर आपको समझ नहीं आएगा तो कल परसों के बाद हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, जिसमें आईसीआई के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे करना है, कैसे लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, कितने स्टेप में लिखना है, सब कुछ बताएंगे, और सारा आईसीआई मॉड्यूल के एक एक चैप्टर को कवर करेंगे प्रैक्टिस में। चलिए, पैरा 2 दूसरे पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, वहां पर आप लिखोगे इन आवर ओपिनियन एंड बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, यानी मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, और जो एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया उसके हिसाब से, अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ, मतलब ये आप बताओ कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर आप दूसरा प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, जैसे भी जिस लैंग्वेज में आपको लिखना हो। मतलब ये हुआ, जब आप ओपिनियन लिखोगे तो ऑडिटर के ओपिनियन के सेक्शन में आप 2 पैराग्राफ दोगे। पहले पैराग्राफ में वो सारी कहानी लिखोगे जिसमें आप मेंशन करोगे 5 बातें, वो एंटिटी जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने जा रहे हो, ये बताओगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है। फिर ये आपको बताना है वो सारे स्टेटमेंट के टाइटल आपको बताने हैं, और साथ साथ उन नोट्स को रिफर करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को रिफर करना है, और डेट डालनी है। ये 5 बातें आपको करनी है। जब आप दूसरा पैरा लिखोगे तो लिखोगे देयरफॉर इन आवर ओपिनियन एंड बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज या बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इतनी बात आपको लिखनी है। ये ओपिनियन पैराग्राफ हो गया। फिर आप चौथा क्वेश्चन आपके साथ आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या है, ये ओपिनियन सेक्शन के जस्ट बाद आता है, डायरेक्टली फॉलोइंग द
ओपिनियन सेक्शन, यानी ओपिनियन सेक्शन के ठीक बाद आएगा। यहां पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में आपको लिख के दिया है, ऐसे आपको बुक में मिलेगा नहीं। अगर आपके पास जो ओपिनियन है वो अनमोडिफाइड है, मैं फिर से बताता हूं, ओपिनियन कितने होते हैं आपने ऊपर पढ़ा, मॉडिफाइड और अनमोडिफाइड। जब आप मॉडिफाइड ओपिनियन पढ़ते हो तो वहां मामला गड़बड़ कुछ होता है। अनमोडिफाइड मतलब सब अच्छा अच्छा, यानी मटेरियल रिस्पेक्ट में बना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना है। तो यहां पर जो बात हो रही है, अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है आपका, तो उस अनमोडिफाइड ओपिनियन में आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। कौन सी 4 बातें? तो इसमें 4 बातें आपको लिखनी होती हैं, आपको बेसिस बताना होता है। पहला ये बताओ कि भैया जो ऑडिट कंडक्ट किया गया है वो इन अकॉर्डेंस विद एसए है, विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 10। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप ये बताओ अपना, क्योंकि ये बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा है, तो यहां पर अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन आपने दिया था तो आप लिख कर दो, उसमें कंटेंट डालो, बताओ कि ऑडिट हमने कंडक्ट किया है एसए के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, आप रिफर कर दो वो सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट का जिसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई हो। मतलब ये बताओ कि भैया मैंने तो एसए के अकॉर्डिंग सारा कुछ किया है, और अगर आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिटेल में जानना चाहते हो तो ऑडिटर रिपोर्ट से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर या ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में चले जाओ, और वो सेक्शन कहाँ? इसी ऑडिट रिपोर्ट में बना होता है। मतलब आप उनको एड्रेस दे दो, जाओ एक काम करो इसी रिपोर्ट में वो वाला पॉइंट देख लो, ठीक है। तो रिफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर एसएस। तीसरी बात, आप उनको ये एक स्टेटमेंट लिख करके दो कि ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, अपनी इंडिपेंडेंस का एक स्टेटमेंट लिख के दो। कैसे? आप बताओ कि हम इंडिपेंडेंट हैं अकॉर्डेंस विद इथिकल रिक्वायरमेंट, अदर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो आईसीआई ने कोड ऑफ एथिक बनाया है उसके हिसाब से भी हम इंडिपेंडेंट हैं। और लास्ट बात बताओगे आप कि भैया मैं ये बिलीव करता हूं, यानी स्टेट वेदर द ऑडिटर बिलीव्स दैट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, यानी जो एविडेंस हमें मिला वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट था। ठीक है, ये 4 बातें आपको लिखनी है। फटाफट से रिपोर्ट रिकॉल करो। सबसे पहले आपको बताना है कि भैया मैंने सारा काम ऐसे के अकॉर्डिंग किया है। फिर आपको बताना है, वो सेक्शन रिफर कर देना है कि भैया मेरे बारे में ऐसे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में जाकर के देख लीजिए। तीसरा, आप अपना इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट दे दो कि मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो किया था, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई है और आईसीआई के कोड ऑफ एथिक को फॉलो किया है। और लास्ट बात आप बताओगे कि मैं ये बिलीव करता हूं कि मैंने जो एविडेंस प्राप्त किए हैं वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हैं। इसके बाद अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो इसमें 2 लाइन लिखना है। मतलब सबसे पहले तो आप ये पहला वाला लिखना ही लिखना है जो मॉडिफाइड का है, और दूसरा आप ये लिखोगे कि भैया मैंने यहां पर मॉडिफिकेशन क्यों दिया है, ये बताओगे कि मैंने मॉडिफाई क्यों किया, यानी रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब ओवरऑल मैं आपसे कहूं कि बेसिस ऑफ ओपिनियन में आपको क्या देना है, एक अनमॉडिफाइड अगर ओपिनियन आपने दिया है तो 4 बातें बताओगे, मॉडिफाइड ओपिनियन है तो ये 4 बातों के अलावा मॉडिफिकेशन का रीजन आपको बताना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। सर गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग करनी होती है, और गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग हम यहां नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए स्पेशली एक आप अच्छे से जानते हो ऐसे, और तो वहां पर हम लोग जान जाते हैं। यहां पर गोइंग कंसर्न का सिंपल सा मतलब आपने अकाउंट में भी पढ़ा है, बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो बिजनेस के उसके गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट देना होता है कि क्या इम्प्लीकेशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या बिजनेस आगे आराम से चल पाएगा नहीं चल पाएगा, जो भी बातें हैं यहां हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट भी नहीं, यहां पूछा भी नहीं जाता। बस आपको एलिमेंट याद रखने हैं कि हाँ भाई 5वां सेक्शन आपको गोइंग कंसर्न का डालना है, और 6वां की ऑडिट मैटर का डालना है। सर की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, इसके लिए हम अभी आगे इसी लेक्चर में SS 701 पढ़ेंगे और बताएंगे कौन से ऐसे मैटर हैं
जो की ऑडिट मैटर हैं। तो आपको की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग करनी है, यानी उसे भी बताना है कि भैया ये मैटर की ऑडिट मैटर हैं, और की ऑडिट मैटर को हम ऐसे 701 में पढ़ेंगे। फिर 7वें में अदर इंफॉर्मेशन है, कुछ और इंफॉर्मेशन आपको देनी है। 8वां है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप दिल से हाथ रखो अपने दिल पे और बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सर, मैनेजमेंट की। द आंसर इज यस, यानी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट किस किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पहला कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएगा वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। सर, एक सवाल मन में है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना है, ये कैसे जाने? ये कंफ्यूजन है। आप जगह जगह देखते हो AFRF लिखा रहता है। सर, उसका मतलब होता है एक तो आप सारा कुछ AS को कंप्लाई किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं कोई लफड़ा ना हो, सब कुछ कंप्लाई किया हो, इंड AS को कंप्लाई किया हो, और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग भी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया हो। बात समझ में आया? शेड्यूल 3 को फॉलो किया हो तो बोलेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल जो है उसके अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, दूसरा एक काम और है, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाने की भी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आप ऑडिटर हो, आपकी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिगार्डिंग है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने गए हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल है, जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कंट्रोल जरूरी है, तो उस कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की होगी। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है गोइंग कंसर्न अप्रोच को फॉलो करने के लिए, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग यूज करेगा मैनेजमेंट, और असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू द एज अ गोइंग कंसर्न, यानी असेस करेगा कि क्या हमारी एंटिटी की एबिलिटी है कि वो गोइंग कंसर्न जैसे कंटिन्यू कर पाएगा, यानी फ्यूचर में भी बिजनेस हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, चल रहा है कि नहीं ठीक से। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ ली। अब आपके साथ 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और है। एक बात आती है, जब ये आप काम कर लेते हो तो आप सबसे पहले ऑडिटर का सिग्नेचर फिर डालते हो। सिग्नेचर ऑडिटर का मतलब, सर ऑडिट करने के लिए या तो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है वो अपॉइंट होता है, या तो फर्म अपॉइंट होता है। ये बात कंफर्म है। अगर इंडिविजुअल अपॉइंट होता है तो वो इंडिविजुअल वो खुद अपना नाम लिख करके साइन करेगा, साइंड बाय द ऑडिटर इन हिज पर्सनल नेम। और अगर फर्म अपॉइंट किया गया है तो साइंड इन पर्सनल नेम ऑफ ऑडिटर, पर्सनल नेम तो रहेगा, एंड द नेम ऑफ द ऑडिट फर्म, और साथ साथ उस ऑडिट फर्म का भी नाम रहेगा। ये हो गया सिग्नेचर। और अपना मेंबरशिप नंबर डाल देगा जो ICAI ने असाइन किया है, ICAI ने जो दिया है, और उस फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल देगा। सर बहुत सिंपल बात है। सिग्नेचर में क्या डालोगे? इंडिविजुअल हो, अपना नाम और अपना साइन। फर्म अपॉइंट हुआ है तो जो ऑडिटर होगा वो अपना पर्सनल नाम और फर्म का नाम, साथ ही साथ अपना मेंबरशिप नंबर डाल देगा और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देगा। सर प्लेस ऑफ साइन का क्या मतलब है? कि क्या जगह का नाम लिखेंगे कि साइन कहाँ किया गया है? हाँ, वेयर द ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड, जहां ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करोगे उस जगह का नाम लिखोगे कि ये लोकेशन पर हमने साइन किया। ठीक है सर। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये प्लेस था। अब डेट की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि नॉट अर्लियर देन डेट ऑन विच ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन। यानी आपको एविडेंस, आप तब तक ऑडिट रिपोर्ट की डेट आप नहीं मेंशन करोगे जब तक आपने सब कुछ सफिशिएंट अप्रोप्रिएटली ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना किया हो। उसके बाद ही आपको, चाहे जब आप ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डाल सकते हो, उसके पहले नहीं। अच्छा सर, इस तरीके से अब एक और आखिरी क्वेश्चन है हमारे सामने, UDIN।
सर यूडीआईएन क्या होता है? यूडीआईएन क्या है? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर ये आता है एग्जाम में, हाँ कभी कभी यूडीआईएन के बारे में लिखने को आएगा, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखिए, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसमें क्या होता है कि जब जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो कई बार कोई थर्ड पार्टी अटेस्ट कर देता है, यानी कि वो मिस रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि मैं सीए मेंबर हूं, यानी कोई और आदमी आया अपने आप को सीए बता करके उसने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर दिया, ठीक है, और वो मिसलीड करता है अथॉरिटीज को और स्टेक होल्डर्स को। भाई गलत आदमी काम कर रहा है तो मिसलीड तो कर ही रहा है। फिर जो सिग्नेचर है सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो आप बनने वाले हो, वो फोर्ज्ड कर लिया जाता है, यानी जाली सिग्नेचर कर दिया जाता है। कौन करता है? जो नॉन सीए हूं, टू कर्ब द माल प्रैक्टिसेस। और एक और बात, इसमें क्या होता है जो यूडीआईएन में, इसकी वजह से मतलब सर, मतलब थर्ड पार्टी सीए के सिग्नेचर को फोर्ज करके अपने आप को सीए रिप्रेजेंट करता है और मिसलीड करता है स्टेक होल्डर्स को, अथॉरिटीज को। तो इसी का सल्यूशन निकाला गया यूडीआईएन। उसमें क्या किया गया कि जितने सर्टिफिकेट हैं वो सारे के सारे सर्टिफिकेट वर मेड मैंडेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम द फेब 2019। 2019 को ये लाया गया फरवरी में, ठीक है। और ये कहा गया कि जो सीए फुल प्रैक्टिस में हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं यूडीआईएन पोर्टल पे, यानी जो सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यूडीआईएन पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। क्या रजिस्टर करेंगे? अपने बारे में, अपने आप को नहीं, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने जा रहे हैं ना उन सबको वो रजिस्टर करेंगे। हर बार ऑडिट करेंगे, हर बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। बात समझ में आया? एंड जनरेट यूडीआईएन, जब रजिस्टर करेंगे तो उनके पास एक यूडीआईएन जनरेट होगा, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक डॉक्यूमेंट को वहां पर रजिस्टर करके उसका यूडीआईएन ले लेंगे, ठीक है, और उसे बाय रजिस्टरिंग द सर्टिफिकेट अटेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय देम, यानी जो जो सर्टिफिकेट वो खुद उन्होंने किए हैं, सर्टिफाई किए हैं, अटेस्ट किए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रजिस्टर कर देंगे ऑडिट करने के बाद। इससे क्या होगा कि यूडीआईएन जनरेट हो जाएगा, लोग जान जाएंगे कि ये सीए है कि नॉन सीए है, यानी माल प्रैक्टिसेस पर कंट्रोल हो जाएगा। एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंशन द यूडीआईएन विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑडिट रिपोर्ट। हर ऑडिट रिपोर्ट पर अपना यूडीआईएन मेंशन कर देगा, साइन कर देगा और अपना मेंबरशिप नंबर डाल देगा। और आपको लगता नहीं कि जब इतना कर देगा तो नॉन सीए सीए बन करके डॉक्यूमेंट को अटेस्ट तो नहीं ही कर पाएगा, क्योंकि यूडीआईएन हर एक डॉक्यूमेंट पे आपको यूडीआईएन जनरेट करना होता है और उसे मेंशन करना होता है। सर इस तरीके से ऐसे 700 हमारा कंप्लीट हुआ फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या किया जाए? अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम एसए 705 पे। 701 कहाँ गया? इसके बात करेंगे। सर एसए 705 क्या बोलता है? मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। आपको पता है कि ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, और मॉडिफाइड के लिए हम एसए 705 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जब ऑडिट को जब रिपोर्ट को मॉडिफाई करना होता है, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देना होता है। तो उसके लिए दो ही हैं। पहला, आपको एविडेंस मिला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सब गंदा गंदा है, और या तो आप एविडेंस ही नहीं मिल पाया कि आप कुछ भी बोल पाते, आपको एविडेंस नहीं मिला ये बताने का कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर एविडेंस मिल गया वो भी ये मिला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। इन दोनों ही केस में एविडेंस मिला सब कुछ गलत है, गंदा है, मॉडिफाई कर दो। एविडेंस ही नहीं मिला ये बताने का कि यहाँ सब कुछ सही है, तब भी आप मॉडिफाई कर दो, ठीक है।
अब अगर हम कहें मॉडिफाइड ओपिनियन के कितने टाइप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एविडेंस नहीं मिला, पता चला मटेरियल भी है मिस स्टेटमेंट और परवेसिव भी है, और एविडेंस भी नहीं मिला, अब आप क्या करोगे? बड़ा संगीन मामला है। ऐसे में आप डिस्क्लेमर दे देते हो, ऐसे में आप डिस्क्लेमर दे देते हो कि देखो हम बात कर रहे हैं कि मॉडिफाइड ओपिनियन कितने टाइप के होते हैं, तो ध्यान से समझना। आपको मटेरियलिटी का मतलब पता है। मिस स्टेटमेंट वो मटेरियल होते हैं जिनकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है डिसीजन पे। परवेसिवनेस का मतलब होता है कोई चीज जब ज्यादा इंपैक्ट डाल रही हो। यहां परवेसिवनेस का मीनिंग आगे सीखेंगे, पर मोटा मोटा आपको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल जिनसे अफेक्टेड होता है, ठीक है। अगर आपको एविडेंस, आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं और आपको मिल भी गया, पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, आपको पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फ्री नहीं है, मिस स्टेटेड है, तो ऐसे में दो बातें हैं। एक ये कि वो मटेरियल है, हाँ है। अब आप चेक करो वो परवेसिव है या नहीं। अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर परवेसिव है तो ऐसे में आप एडवर्स ओपिनियन दे देते हो। क्वालिफाइड ओपिनियन में होता है कि आप बताते हो कि रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट ये चीजें, कुछ बातों को छोड़ करके बाकी सब ठीक है। एडवर्स ओपिनियन में क्या होता है, आप कहते हो कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दे रहा है, पूरी तरीके से उल्टा बोल देते हो एडवर्स। क्यों? क्योंकि मटेरियल भी था और परवेसिव भी था, भाई पूरे पूरे इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको एविडेंस ही नहीं मिला, अब आप क्या बताओगे? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। तो अगर मटेरियल तो है ही, अगर मान लो वो परवेसिव नहीं है, तो आप क्वालिफाइड ही दे दो कि भैया मुझे एविडेंस ही नहीं मिला, मैं क्या बताऊं। तो इस मैटर में एविडेंस नहीं मिला है मुझे, बाकी सब मिल गया। तो जो सब मिल गया वो सब ठीक है, लेकिन ये चीजें गलत हैं, ये चीजें ट्रू एंड फेयर नहीं दे रही हैं, ट्रू फेयर पिक्चर नहीं दे रही। दूसरा ये हो सकता है एविडेंस ही नहीं मिला, और जिसके रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिला वो मटेरियल तो है ही, परवेसिव भी है, इंपैक्ट भी डाल रहा है ओवरऑल, तो ऐसे में आप डिस्क्लेमर दे दोगे कि भैया मामला बहुत संगीन है, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हम एक ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। ये होता है टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। अब होता है, अब आगे हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence due to management imposed the limitations। यानी कि पहले क्या हुआ होगा, पहले इंगेजमेंट को आपने एक्सेप्ट कर लिया और वो मैनेजमेंट बाद में बदतमीज निकल गई, पहले तो सब ठीक था, उसने लिमिटेशंस लगा दिया, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है। अब आप क्या करोगे? पहले तो भाई हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, हे भैया प्लीज रिमूव कर दो ना, लिमिटेशंस हटा दो यार, मुझे ऑडिट में प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैनेजमेंट रिमूव कर देती है, मान जाती है मेरी बात, तो कोई बात नहीं, ऑडिट को प्रोसीड करो, सिंपल। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, तो आप क्या करोगे? तो आप उस बात को कम्युनिकेट करोगे TCWG से, और साथ साथ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। अब आपको एविडेंस नहीं मिला तो कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये बात आपको TCWG को बतानी है, दो चार्ज विद गवर्नेंस को बतानी है, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी, इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको एविडेंस नहीं मिल पाया, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाया, तो आप इम्प्लीकेशंस डिटरमाइन करो। कैसा? कि उसका इफेक्ट क्या है, कैसा इफेक्ट? सर क्या वो मटेरियल है? हाँ है। अगर वो मटेरियल है तो अब चेक करो क्या वो परवेसिव है। अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर परवेसिव है तो या तो विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट, हम भैया नहीं करेंगे ऑडिट, और या तो डिस्क्लेमर दे दो। अब हमें लगता है अगर आप ठीक से नोट्स को हमारे पढ़ोगे, वापस से मेरे लेक्चर को ध्यान से देखोगे,
तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक कहाँ पहुंच गया? हाँ, अब हम आते हैं परवेसिवनेस की डिफिनेशन पे कि व्हाट इज परवेसिव। कभी कभी पूछ लेगा 2-4 नंबर में। तो परवेसिव के 3 पॉइंट आप लिख देना कि भैया परवेसिव इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इफेक्ट डालता है। और कितना इफेक्ट डालता है? मैनेजमेंट के हिसाब से, मैनेजमेंट के जजमेंट में, कि पहला, और नॉट कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट तक कन्फाइंड नहीं है। दूसरा, अगर कन्फाइंड है तो रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े पोर्शन को कवर करता हो। और तीसरी बात, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर अगर मामला है तो वो फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं, फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल सर, क्या क्या हो सकता है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए? सबसे पहले, अकाउंटिंग पॉलिसीज के जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हैं उनकी समरीज। एक एग्जाम्पल है आपके सामने। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो आरटीपी में 22 में आया है। क्या बताया गया है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन। ऑडिटर ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देता है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? चलिए देखते हैं। भाई, एक तो ये बात हो सकती है कि भैया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट in accordance with audit essays and to issue and report on the audited financial statement। मतलब ऐसे को कंप्लाई करना, एसेस को कंप्लाई करना, ठीक है, और साथ साथ इश्यू करना ऑडिट रिपोर्ट। भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही होती है। अ स्टेटमेंट हाउएवर बिकॉज ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन, basis for disclaimer of opinion section, the auditor was not able to obtain sufficient and appropriate evidence to provide a basis for an audit of opinion on the financial statement, the statement about auditor independence and other ethical responsibilities required by SAS। मतलब इसमें 2-3 बातें आपको लिखनी है। एक तो आपको बताना है कि भैया ऐसे को कंप्लाई, वो रहेगा उसमें कि ऐसे को क्या क्या कंप्लाई करना है, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने हैं, अपने इंडिपेंडेंस के बारे में बताना है, ठीक है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आरटीपी में 22 में आया है तो आप ठीक से इसे 3 पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। अब नोट है, नोट का मतलब सर 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमने ना जो क्वेश्चन थोड़े यूनिक मिल जाते हैं उसको नोट्स में डाल देते हैं। सबसे पहला, अगर ऑडिटर ने मॉडिफाई किया ओपिनियन को मॉडिफाई किया तो उसे अमेंड करना पड़ेगा हेडिंग को कि ओपिनियन में आपको बेसिस फॉर ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय एसएस 702, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई। यानी जो बेसिस ऑफ ओपिनियन है वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बन जाएगा। और दूसरा, विद इन द सेक्शन इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिवन राइज टू मॉडिफिकेशन, जिस वजह से वो मॉडिफिकेशन हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन आपको उसी सेक्शन में डालना है, ठीक है। और ये बात हमने आपको बताई भी, अगर आप पीछे देखोगे हमने कहा ना 2 पैरा देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन, अगर ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है तो ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट इंक्लूड अ KAM सेक्शन। अगर वो डिस्क्लेमर ही दिया है तो उसे की ऑडिट मैटर सेक्शन को शामिल करने की जरूरत नहीं है एज पर SA 701। सर की ऑडिट मैटर क्या है? 701 में अभी पढ़ेंगे हम। यानी अगर डिस्क्लेमर दिया तो KAM सेक्शन डालने की जरूरत नहीं है, शैल नॉट इंक्लूड, वो डालेगा नहीं। और तीसरी बात, ये MCQ के पॉइंट हैं। तीसरी बात,
व्हेन ऑडिटर एक्सपेक्ट टू मॉडिफाई द ओपिनियन, ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो मॉडिफाई करेगा ओपिनियन। मतलब ये हुआ कि ऐसी चीजें हुई, कंडीशन हुई कि जहां पर उसे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, यानी मॉडिफाइड ओपिनियन देने की जरूरत है, मॉडिफिकेशन नहीं, मॉडिफाइड ओपिनियन देने की जरूरत है। और आपको भी पता है कि मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब कब होता है, अभी अभी पढ़ा है ऊपर, ठीक है। तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट, अगर उसे मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो TCWG को बताना है, वो सर्कमस्टांसेस बताना है जिसकी वजह से ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ रहा है, मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है। और साथ साथ जो मॉडिफिकेशन के वर्डिंग्स है ना, कि आपको क्या क्या कैसे लिखना है, वो भी डिस्कस करना पड़ेगा इसके साथ, TCWG के साथ। पॉइंट क्लियर? तो मेरे दोस्त, इस तरीके से हमने ऐसे 705 पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं ऐसे 706 की तरफ। क्या होता है ऐसे 706 में, चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आप स्क्रीन पर देखो तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन ट्रस्ट में जब प्रिंट निकालोगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, इतना भी खराब नहीं होगा। और इसके बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट, यानी जनवरी 25 के लिए, तो हम बहुत अच्छे से और बड़े बड़े फॉन्ट में नोट्स लिखेंगे। आपको चार्ट बुक अवेलेबल हो जाएगा, हमसे कांटेक्ट करेंगे, आपके एड्रेस पे चार्ट बुक आपके पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है पहले ये पढ़ना है, फिर EOM पैरा पढ़ना है, और EOM पैरा कब शामिल किया जाता है ये पढ़ना है, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, OM पैरा के बारे में पढ़ना है, और कुछ नोट्स पढ़ करके ये हमारा AS कंप्लीट हो जाएगा। तो सर आप आइए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरी बात यह है कि आप एक बात बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें डिस्क्लोज होती हैं, बहुत सारी बातें प्रेजेंटेड डिस्क्लोज होती हैं, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पे यूजर का ध्यान जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन होते हैं आपको बहुत पहले से पता है, सभी तो यूजर हैं यार, बैंकर है, शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, हम आप हैं, यूजर ही तो हैं, मैनेजमेंट तो बनाती है खैर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनको उसको ध्यान में रखें, इतनी इंपॉर्टेंट बात है वो। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर एक ऐसा ओपिनियन बनाता है, हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन, कि भैया यूजर का ध्यान उस पर जाए। अच्छा ऑडिटर ने ये बातें बताई है। व्हेन इन ऑडिटर्स जजमेंट इट इज नेसेसरी टू डू सो बाय वे ऑफ क्लियर एडिशनल कम्युनिकेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब वो क्लियरली ऑडिटर रिपोर्ट में उसको मेंशन करता है, क्लियरली एक एडिशनल कम्युनिकेशन करता है। चूंकि ये बात सबको पता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, फिर भी वो करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है इस पे ध्यान आकर्षित करना जरूरी है, कहीं ये लाइटली ना ले ले। तो कौन कौन सी बातें, देखो भैया, एक ऐसे मैटर although appropriately presented or disclosed in the financial statement, ऐसे मैटर जो प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। ऑडिटर्स जजमेंट इज टू ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है कि यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो फंडामेंटल है, उनको जरूरी है। एज अप्रोप्रिएट, और दूसरा पॉइंट, एज अप्रोप्रिएट मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड, अदर देन, अगर वो प्रेजेंटेड है तो ठीक है, अगर वो प्रेजेंटेड नहीं है ना, और वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। कैसे यूजर की क्या अंडरस्टैंडिंग, यानी यहां पर जो यूजर की अंडरस्टैंडिंग है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। मैं यहां हाईलाइट करता हूं ये वर्ड को, ध्यान रखना, फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इवन वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड हैं, फिर भी ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करता है ताकि उसको ध्यान आकर्षित करे। और दूसरा, ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन यूजर के लिए जरूरी है समझना, क्या जरूरी है उस ऑडिट के बारे में, कि भैया ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट रिपोर्ट को लेके। ऑडिट रिपोर्ट के रिकॉर्डिंग
ऑडिट को लेकर के ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी बात समझ में आई? यानी यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना है, यहां ऑडिट को, ऑडिट रिपोर्ट को लेकर के ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना जरूरी है। इसीलिए उसको एडिशनली कम्युनिकेट करना पड़ता है, यानी ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करना पड़ता है। इस हिसाब से अगर हम आपसे बात करें तो सर EOM और OM दो पैरा दिए हैं, दो पैराग्राफ। सर EOM पैरा में क्या करते हैं? इसमें वो आइटम लिखते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड हैं और डिस्क्लोज्ड हैं, यानी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड हैं और फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने दो बातें पढ़ी ना। पहला, ऑडिटर को लगता है कि ये आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है तो जरूर, लेकिन यूजर का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको एडिशनली कम्युनिकेट करना है। और क्यों? ताकि यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक से समझ सके, तो उसे हम बोल देंगे EOM पैरा। बात समझ में आया? ये लिखा हुआ EOM पैराग्राफ। ओके सर, EOM तो समझ गए। अगर यही हम एक और बात कर लें आपसे, OM पैरा, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड, जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज्ड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि यूजर को समझना जरूरी है। क्या समझना? ऑडिट को, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर के रिपोर्ट को। यानी ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा उसे वो ठीक से समझ सके, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके और उस ऑडिट के बारे में जान सके। ऐसे में इसे हम बोलेंगे OM, यानी अदर मैटर पैराग्राफ। एक होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और दूसरा है अदर मैटर पैराग्राफ। यहां मैं आपको फुल फॉर्म लिख देता हूं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और दूसरा होगा अदर मैटर। अदर मैटर। सर एम्फेसिस में क्या होता है आपको समझ में आ गया, ये प्रेजेंटेड है और डिस्क्लोज्ड है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए है। और ये क्या है? प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड नहीं है, लेकिन ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए यूजर के लिए जरूरी था। ठीक है सर, बात समझ में आई? अब ये कह रहे हैं कि व्हेन ऑडिटर कब इंक्लूड करता है EOM पैरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, मैं हाईलाइट करता हूं। व्हेन ऑडिटर इंक्लूड्स EOM पैरा इन रिपोर्ट, कब इंक्लूड कर सकता है? ध्यान से देखिएगा। ऑडिटर शैल इंक्लूड द पैरा विद इन द सेपरेट सेक्शन, उसका सेपरेट सेक्शन तो होगा ही होगा, एप्रोप्रिएट हेडिंग होगा, हाँ सर, और उसमें EOM को इंक्लूड करेंगे। लेकिन क्या होगा? इट इंक्लूड्स द पैराग्राफ अ क्लियर रिफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड। वो मैटर जिन पर ज्यादा एम्फसाइज करना है, ज्यादा ध्यान आकर्षित करना है, फोकस करना है, उनके लिए क्लियर रेफरेंस लिखेंगे और इंडिकेट करेंगे दैट ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर एम्फसाइज। ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है। क्यों सर? देखो, अगर ऑडिटर ने मॉडिफाई किया है, इंडिकेट दैट ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर एम्फसाइज, तो अगर उसने मॉडिफाई किया गया है तो आपको ध्यान आकर्षित करने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो ऑलरेडी पता है कि अगर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो ओपिनियन में याद करिए ऐसे 705 में हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से मैटर लिखने हैं। मॉडिफाई ओपिनियन है तो एक एडिशनल पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, वो बात आपको याद होगी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर ऑडिटर में कंसीडर इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड इन EOM पैरा। वो सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? और ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या सर्कमस्टांसेस हैं? पहला, अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सपेक्टेशनल। जुबान में छाले पड़ गए ना तो थोड़ा स्लिप कर जाता है। अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम, ये हो गया पहला पॉइंट, फ्यूचर आउटकम से रिलेटेड अनसर्टेनिटी। दूसरा हो गया
सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, ये दो बातें हो गई, ठीक है सर। और तीसरा हो गया अ मेजर कैटास्ट्रोफे, मतलब पहला हो गया अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी किसके रिगार्डिंग, एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। भाई कोई लिटिगेशन का मामला चल रहा है तो अनसर्टेन है ना, वो कंफर्म तो है नहीं, तो ये थोड़ा सा क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए ऑडिटर के लिए जरूरी है, और इसीलिए इसे इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डाल देते हैं। दूसरा, कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, सिग्निफिकेंट है, दैट अकर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद और रिपोर्ट के पहले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा। न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसे बताना है। मेजर कैटास्ट्रोफे, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है आपदा, कोई ऐसी आपदा आ गई है तो उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि भाई वो एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट डालता है, और एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट डालता है तो यूजर को जानना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। द इंक्लूजन ऑफ EOM पैरा इन ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन। EOM पैरा इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर, ये सब एक एक मार्क्स में MCQ वगैरह में आ सकता है, ध्यान रखना। ये सब्सटीट्यूट नहीं है SA 705 का, यानी मॉडिफाइड ओपिनियन का ये सब्सटीट्यूट नहीं है, समझ रहे हैं ना। यानी EOM पैरा मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्सटीट्यूट नहीं है कि पता चले एक दे दो कह दो हो गया काम, सब्सटीट्यूट है। आप एक काम करो, मॉडिफाइड ओपिनियन ना दो, आप दो ही ना दो, आप EOM पैरा में डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मॉडिफाइड ओपिनियन का अलग मामला, उसे आपको करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्स, यानी उस डिस्क्लोजर्स का सब्सटीट्यूट नहीं है कि भैया जो डिस्क्लोजर देने होते हैं ना AFRF के हिसाब से, FRF के हिसाब से, आप कह दो कि डिस्क्लोजर तो दे ही दिया है, ये डिस्क्लोजर मत दो, चलो एक काम करो EOM पैरा से काम चला लो एक ही जगह से, नहीं, ऐसा आप नहीं कर पाओगे, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं। रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद SA 570, रिपोर्ट कर रहे हैं आप 570 किसकी बात करता है, मैं लिख देता हूं, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, जो गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग है ना, उसका ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, वो अलग है, उसे करना पड़ेगा। ऐसा मत करिए कि पता चले, अब देखो भाई गोइंग कंसर्न में रिपोर्टिंग करनी है, EOM में नहीं डालो, भाई EOM की चीजें EOM में डालो, ठीक है, हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करें OM पैराग्राफ की, तो OM पैराग्राफ में जैसे हमने EOM में बताया कि वो जो चीजें प्रेजेंटेड डिस्क्लोज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और यूजर के लिए जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए वो चीजें जरूरी हैं, तो EOM होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर। लेकिन अगर वो प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और लेकिन यूजर की अंडरस्टैंडिंग को के लिए जरूरी है, और क्या अंडरस्टैंडिंग, ऑडिट के रिगार्डिंग, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट, इन तीनों चीजों को समझने के लिए, तो वो अदर मैटर पैराग्राफ होता है, अदर मैटर पैराग्राफ होता है। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में बिठा लीजिए, ठीक है। प्रोवाइडेड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, अगर लॉ और रेगुलेशन ने मना किया है, प्रोहिबिट किया है, तो अलग बात है, यानी ये प्रोवाइडेड है, एक्सेप्शन है। अगर ऐसा है, लॉ ने, रेगुलेशंस ने मना किया है, प्रोहिबिट किया है, तो OM से बाहर हो जाएगा। व्हेन SA 701 अप्लाइज, SA 701 की ऑडिट मैटर अगर अप्लाई होता है, द मैटर हैज नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर टू बी कम्युनिकेटेड इन दिस रिपोर्ट। और एक आखिरी नोट, और ये ऐसे हमारा कंप्लीट। इफ ऑडिटर एक्सपेक्ट टू इंक्लूड द EOM और OM, अगर ऑडिटर EOM या OM पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में डालता है, तो ऑडिटर TCWG को जरूर बताएगा,
बोलेगा भैया मैं आपको ये चीज कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि भाई मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं इस एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग, और इसकी वर्डिंग को भी बताएगा। और सेम ऐसे 705 में भी था। ठीक है, इस चैप्टर का आज का आखिरी ऐसे है। मैंने आपसे पहले भी बोला कि ये 4 एसेस हम कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। 710 को अभी के लिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि अभी इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। देखेंगे अगर सारा कुछ हो गया तो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से। आप इसे नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। चलिए 701 क्या कहता है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। पढ़ते हैं क्या की ऑडिट मैटर होता है। दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट। पहले तो ये हम जानते हैं कि की ऑडिट मैटर की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, यहां पे गलती से ऐसे 75 लिख दिया, 705, ये 701 है ऐसे। ओके, देखिए ये एप्लीकेबल होता है लिस्टेड कंपनी के लिए, ध्यान रखिएगा। सर्कमस्टांसेस व्हेन ऑडिटर डिसाइड या रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, यानी ऐसे सर्कमस्टांसेस जब ऑडिटर डिसाइड करता है कि ये चीजें भाई जरूरी हैं बताना, तो की ऑडिट मैटर का पार्ट बना देता है। लिस्टेड कंपनी के केस में जरूरी है भाई, वो तो अप्लाई ही होगा। और या फिर लॉ या रेगुलेशंस रिक्वायर करता है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आपको ऐसे 701 अप्लाई हो जाएगा की ऑडिट मैटर। ठीक है, हाउएवर ऐसे 705 प्रोहिबिट टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन। एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी पार्ट है ये, ध्यान से समझिएगा। ऐसे 705 प्रोहिबिट करता है कि ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करिए अगर ऑडिटर ने डिस्क्लेमर दे दिया। अगर डिस्क्लेमर है तो 701 अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात आपको ऊपर भी ऐसे 700 में भी हमने आपको बताया था। चलिए डिफिनेशन के एम की क्या है, क्या होता है की ऑडिट मैटर समझना। की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर, ऐसे मैटर इन ऑडिटर्स जजमेंट, इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, जो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट खुद कहता हो, यानी उसको लगता है कि ये की ऑडिट मैटर है तो मान सकता है वो। वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो करंट पीरियड का ऑडिट करना है उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। या और साथ साथ तीसरा पॉइंट, आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG, बहुत जरूरी पॉइंट। यानी जो जो मैटर आप TCDG को बताते हो, TCWG को बताते हो, कम्युनिकेट करते हो 260 के हिसाब से, ऐसे 260 आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन विद TCWG। यानी जो जो मैटर आप TCWG को बता रहे हो उन्हीं मैटर्स में बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो की ऑडिट मैटर होते हैं। ओके सर, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। ऑडिटर को लगता है कि ये ऑडिट के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए बहुत जरूरी है, वो मैटर की ऑडिट मैटर होते हैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, पर्पज क्या है ऑडिट की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने का, ध्यान से समझना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, थोड़ा सिंपल भी है। पहला, इनहैंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू इनहांस कर देता है बाय प्रोवाइडिंग द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट, कि ऑडिट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू इंटेंडेड यूजर, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है इंटेंडेड यूजर का एक्स्ट्रा। इससे होता क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है ना, उसको समझने में आसान हो जाता है। ऐसे मैटर जो ऑडिटर के एडिशनल जजमेंट के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट हैं, वो सारे मैटर उसे समझ में आता है।
यानी कि की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करने का पर्पज ये है कि कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ा दो ऑडिट रिपोर्ट की, साथ साथ इंटेंडेड यूजर को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दो जिससे कि वो उन मैटर्स को समझ सकें, वो मैटर जो ऑडिटर को अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट है, और साथ साथ assist the intended user in understanding the entity and area of significant management judgment। ऐसे एरिया में जहां मैनेजमेंट के बहुत जरूरी क्रूशियल जजमेंट लिए गए हों उसकी भी समझ आ जाए यूजर में। फोर्थ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिट मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर and having formed an opinion on the financial statement। दूसरा, कम्युनिकेट करना उन मैटर्स को by describing in them in audit report। मतलब पहले तो डिटरमाइन करो और फिर कम्युनिकेट कर दो। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं ऑडिटर के। की ऑडिट मैटर को डिटरमाइन कैसे? ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG। वो मैटर जो TCWG को कम्युनिकेट किए गए थे उन मैटर्स में से those matters that require the significant auditor attention in performing the audit। और ऐसे मैटर जो ऑडिटर को अपनी ऑडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे मैटर इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेगा? पहला, ऐसे एरिया जो हाई रोमम वाले हैं, रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ROMM, एरिया ऑफ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड। ऐसे एरिया को भी वो अकाउंट में लेगा, ध्यान रखेगा, कंसीडर करेगा। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, जो ऑडिटर के सिग्निफिकेंट जजमेंट हैं रिलेटिंग टू एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, ये बात ध्यान रखिए। include accounting estimates that have been identified as having high estimation uncertainty। इन बातों को ध्यान रखेगा। यानी ऑडिटर को KAM डिटरमाइन करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किनको कंसीडर करना है? एरिया ऑफ हाई रोमम, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट, मैनेजमेंट जजमेंट, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी और द इफेक्ट ऑन द ऑडिट सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन अकर ड्यूरिंग द पीरियड। जो सिग्निफिकेंट इवेंट हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं जो उस पीरियड में हुए हैं और उनका इम्पैक्ट ऑडिट पे आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, तो उसे भी वो ध्यान में रखेगा। छठवां क्वेश्चन क्या है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर क्या है? ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर यूजिंग अप्रोप्रिएट सब हेडिंग in a separate section auditor's report under the heading की ऑडिट मैटर। ये कोई दिक्कत ही नहीं है, एक अलग सेक्शन बना होता है की ऑडिट मैटर नाम का, उसकी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होती है, उसमें लिखा होता है KAM are those matter that in auditor's professional judgment most significant in audit of financial statement of current period। ये बात ध्यान रखनी है। यानी वहां पर लैंग्वेज ऐसी लिखी होती है कि भैया की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बहुत जरूरी है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, बहुत सिग्निफिकेंट है। दोज मैटर्स वर एड्रेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड द ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन। सेपरेट ओपिनियन नहीं देता उस मैटर का, ये भी ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन विद TCWG। सर ये तो सेम ही रहता है हर बार। ऐसे मैटर जो ऑडिटर को लगता है कि वो की ऑडिट मैटर हैं उन्हें वो कम्युनिकेट करेगा। इफ एप्लीकेबल डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी एंड द ऑडिट, द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये दो बातें लिखनी है।
कि भाई TCWG को क्या क्या बातें बतानी हैं, ऐसे मैटर जो की ऑडिट मैटर हैं वो बतानी है, और अगर एप्लीकेबल होता है फैक्ट पर डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि देयर आर नो एनी की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट विद ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि अगर हमें ऑडिट रिपोर्ट में कोई KAM नहीं बताना है तो ये बात भी आप किसको बता दो, TCWG को बता दो। मेरे 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 प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने कवर कर लिया SS 700, 705, 706 एंड 701। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 710 इम्पोर्टेंट नहीं है या कम इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से टाइम की कमी की वजह से अभी हम उसको नहीं करा रहे हैं। अभी हम अपने रिलेवेंट सारे चैप्टर को कंप्लीट करा दें, 2-3 चैप्टर और बचे हैं, 3 अच्छे से करा दें ताकि आपका टेस्ट हम ले रहे हैं। जाते जाते बताएं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप आए, हम आपको टेस्ट कराते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराते हैं, आपकी कॉपी एवेल्यूट करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं, गाइडेंस वगैरह सब देते हैं। तो वहाँ आए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आने वाले टाइम में बहुत बहुत तरीके के अच्छे अच्छे इफेक्टिव तरीके से आपको हेल्प मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं, कुछ लोगों को लगता है कि 150-200 पेजेस की नोट्स को 1, 2, 3, 4 पेजेस में 100% स्टडी मैट को कॉपी किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। मैंने जो नोट्स बनाई हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके से हमारे PDF, अगर आप इसको PDF फॉर्मेट में अगर आप इसे निकाल लोगे तो ऐसे नोट्स आपके सामने बन के आएंगे, ठीक है। अब इन नोट्स में क्या है कि हमने सेंटेंस की भी फ्रेमिंग की है, जहां जहां लगता है कि सेंटेंस फ्रेमिंग में स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं वहां वहां हमने सेंटेंस की भी फ्रेमिंग की हुई है, तो आप उसे देख सकते हो और बाकी कुछ स्पेस छोड़ सकते हो। आइए हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन में कल परसों के बाद स्टार्ट करेंगे। 10 दिन हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ICI के सारे क्वेश्चन, MCQ वगैरह सब सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चलते हैं, आपको यहीं विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।